यूजीसी नेट एस्पिरेंट या फिर एमपी सेट या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो बस 1 घंटा मुझे दीजिए। कम से कम आपके 5 से 6 नंबर आपके पक्के यहाँ इस वीडियो से हो जाने हैं। सीधे-सीधे आपको प्रश्न पूछे जाएँगे और हाइलाइट कर रखा है और बता दूँगी मैं आपको कौन से पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो कंप्लीट हम एक यूनिट को आज कवर करेंगे। हिंदी निबंध यूनिट 9 है आपकी और जितने भी इसमें निबंध लगे हुए हैं 11 निबंध हैं इसके अंदर और 11 के 11 निबंधों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो में बने रहना। नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना और हाइप भी कर देना। बताना कमेंट में आपको क्लास कैसी लगती है। आप लोग कुछ बताते तो हो नहीं, है ना? एक कमेंट करने में 1 सेकंड लगता है तो ज़रूर कर दिया करो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण आप जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिल्ली दरबार दर्पण जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। ठीक है? दिल्ली दरबार दर्पण किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, ये याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया ये निबंध 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले क्रम में अगर पूछा जाता है तो इसी का नाम आता है। 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के इस समय आपको याद रखना है 28 अप्रैल 1876 76 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। ठीक है, आप जानते हैं 1857 में जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था पहला, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था 1858 में एक महारानी विक्टोरिया का एक ऑफिशियल घोषणा हुई थी। उन्होंने अपने हाथ में चार्ज ले लिया था, लेकिन फिर बाद में 28 अप्रैल 1876 को एक और आधिकारिक घोषणा होती है और इसके द्वारा क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की उस समय की महारानी थी, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला गया। इस निबंध में भारतेंदु जी के द्वारा 1877 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था? तो ये 1877 ईस्वी में लगा था और इसी के बाद अगर हम बात करें तो 1911 में फिर दूसरा दरबार लगा था, दूसरा, तीसरा, 2-3 दरबार इस तरीके से दिल्ली दरबार लगे थे, ठीक है? ये याद रखना और 1877 की प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है भारतेंदु जी के द्वारा। आगे ये निबंध समाचार शैली में लिखा गया है, ठीक है? ये अच्छे से याद रखना है इसकी शैली क्या है? तो समाचार शैली में लिखा गया ये निबंध है। यहाँ भारतेंदु जी की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। 1 जनवरी 1877 ठीक है, ये समय याद रखना। 1 जनवरी 1877 को दरबार का महोत्सव हुआ था और ये नगर से 5 मील की दूरी पर था, ठीक है? नगर से 5 मील की दूरी पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। ठीक है, जब सत्ते-सत्ते पूछे जाते हैं तब ये 4 ऑप्शनों में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगे है भारतेंदु जी का एक कथन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं परंतु भलाई का अवसर मिल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रसिद्धि पाले। इस जीवन में जो आया है जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए, लेकिन हाँ, भलाई का अवसर तो हर किसी को मिल सकता है अगर वो चाहे तो। नेशनल एंथम गाया गया था जिसका नाम क्या था? गॉड सेव दी क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे गाया गया। ठीक है, गॉड सेव दी क्वीन इंग्लिश में ये नेशनल एंथम उस समय गाया गया था। इसका अर्थ है ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। ठीक है, केवल महारानी को चिरंजीव रखने की बात की जाती है उनके नेशनल एंथम में, ना कि पूरे देशवासियों को। महारानी ने एक नया कर नियत किया ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के नाम से। ठीक है, महारानी ने एक नया कर नियत किया गया था। आगे है प्रमुख उद्धरण, इसके देख लेते हैं। देखिए निबंध में मैंने और भी कल आपको पूरी कहानियां पढ़ाई थी, लेकिन उसमें मैंने निबंध जो कथन थे उनको नहीं रखा था क्योंकि उनके कथन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निबंधों से सीधे सीधे आपके पेपर में कथन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ कथनों से प्रश्न बनता है, इसलिए मुझे यहाँ पर रखना पड़ा। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है ये वीडियो, हालांकि लॉन्ग नहीं होगी क्योंकि कहानियां 21 थी और ये 11 हैं, है ना? उतना ही फर्क पड़ेगा। 1 घंटे में भी अगर आपका इतना रिवीजन हो जाता है 1 से 1.5 घंटे में तो कोई बुरी बात नहीं है, है ना? फिर भी आप देख लेना, बीच-बीच में जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मैं उसको छोड़ दूँगी। प्रमुख उद्धरण में सब बड़े-बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक-एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला था। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जो वहाँ पर बड़े-बड़े शासनाधिकारी राजा वहाँ पर आए हुए थे उस दिल्ली दरबार के अंदर, तो उनको क्या चीज़ें मिली थी? एक-एक रेशमी झंडा मिला था और सोने का तमगा मिला था। आगे है मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ठीक है,
तो ये कौन कहता है? वायसराय कहता है, जो उस समय का जो वायसराय था, उसने ये कहा था, राजाओं को झंडा और तमगा देते हुए, "ये दरबार हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। सब मिलाकर के 63 शासनाधिकारियों की संख्या कितनी थी? ये पूछा जा चुका है। याद रखना, 63 शासनाधिकारी थे। शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। तो ये नाम तो भई मैं सारे नहीं पढ़ने वाली, ठीक है? ये नाम आप पढ़ लीजिए। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, यहाँ के जो राजा थे, उस समय आप जानते हैं हमारा देश जो थे उसमें राजा-महाराजा होते थे और वही राज करते थे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही राजा पूरे देश का राज सँभाले। जैसे आजकल सीएम वगैरह होते हैं अलग-अलग राज्यों के, वैसे ही उस समय राजा होते थे। तो ये सभी राजाओं को 63 राजाओं को वहाँ पर क्या मिली थी? बैठने की जगह मिली थी। इनको आप एक बार पढ़ लेना। आगे इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। उसने अपने घोषणा पत्र में कह दिया था कि अब हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द था। आगे है सन 1858। मैंने अभी आपको बताया था कि 1857 में एक हमारा जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था सैनिकों की ओर से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, उसके बाद भी 1 नवंबर 1858 को एक इसी तरह की घोषणा हुई थी और वहाँ पर भी महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, ठीक है? श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, ठीक है? उस समय उनको विश्वास दिलाया गया था कि जो भी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं उनको हम सुधारेंगे और आपको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत सारे जैसा कि सरकारों का काम होता है आम जनता को क्या करना, बलगराना और उनको गलत मतलब विश्वास में ले लेना और फिर वोट ले लेना, ठीक है? इस तरह का ही उस समय अंग्रेज़ों ने किया था और जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। ये भी वायसराय का संबोधन है। आगे है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? दिल्ली दरबार दर्पण से जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखेंगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। ध्यान रखना 2 निबंध हैं इनके जो हमारे सिलेबस में हैं और 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया सॉरी ये निबंध। ठीक है, ये निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। इसकी विषय वस्तु या प्रमुख घटनाओं की बात करें, तो सबसे पहले ये पीवाईक्यू भी है और मतलब पूछा भी जा सकता है आगे। बलिया में दादरी के मेले के समय बलिया में समय कौन-सा है ये जगह कौन-सी है? तो बलिया है। बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण, जिसे बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है? ये उस समय का भाषण था, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? इस पर भाषण दिया था भारतेंदु जी ने बलिया में, ठीक है? दादरी के मेले के समय और किस सभा में दिया गया था, ये सभा भी पूछी जाती है। ये जब सत्य-असत्य पूछे जाते हैं, तो 4 ऑप्शनों में ये सभा का नाम कुछ और बदल देगा, ठीक है? इसका नाम कुछ और बदल देगा या यही दे देगा और पूछ लेगा कि सत्य-असत्य कौन-सा है, ठीक है? तो घबराएँ नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके बन करके आते हैं कूट में। दिया गया भाषण जिसे बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित कराया गया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 को ये प्रकाशित हुआ था। हरिश्चंद्र चंद्रिका आप जानते हैं, हरिश्चंद्र जो मैगज़ीन थी वो हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही निकाली गई थी। बाद में उसका नाम भी चंद्रिका के नाम पर रख दिया गया था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? इस निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएँ और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा, ठीक है? निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति को मूल यानी कि ये उन्हीं का कथन है भारतेंदु जी का और उन्होंने स्वदेश हित और निज भाषा के प्रश्न को भी वहाँ पर उठाया है। भारतेंदु ने भारतीयों के आलसीपन पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें चेतनाशील होने के लिए कहा है, ठीक है? जो कहते हैं कि जो लोग आलसी बन कर के बैठे हुए हैं और हमारा जो धन है, वो विदेशों में जा रहा है और हमारे भारतीय हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों यानी कि हिंदू मुसलमानों से मिलकर रहने का आग्रह उस वक़्त किया था, क्योंकि ये उस वक़्त की ज़रूरत थी और आज भी ज़रूरत है। सभी मिल-जुल कर रहेंगे तभी एक देश विकसित हो सकता है। उन्होंने धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात की है ना? आज भी ऐसे ही भारतेंदु की ज़रूरत है ना?
और अंततो गत्वा भारतीयों को एकजुट रहने का संदेश भी उन्होंने दिया था। आजकल की सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, सब अपने-अपने फ़ायदे के लिए एक-दूसरे चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई या फिर आपस में हिंदू की जातियों को भी लड़ाने का काम करते हैं, है ना? ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर और उनके मुंशियों को टोडरमिल और अबुल फजल के समान बताया है, पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है। बलिया के जो कलेक्टर थे उस वक़्त रॉबर्ट साहब थे, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव इनका नाम था और उनको अकबर और उनके मुंशियों को टोडरमल और अबुल फजल के समान बताया। टोडरमल और अबुल अबुल फजल आप जानते हैं, ये कौन थे? अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है? तो अकबर बताया है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। हिंदुस्तानी राजे महाराज ये रॉबर्ट क्लाइव उस वक़्त नहीं थे, एक बार देख लेना कलेक्टर कौन थे, है ना? रॉबर्ट क्लाइव अलग थे, वो तो 1757 में थे उस वक़्त। हिंदुस्तानी राजे महाराजे हाकिम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है। उन्होंने कहा था भारतेंदु जी ने कि चाहे हिंदुस्तान के राजा महाराजा हों, हाकिम हों, चाहे रईस हों, कोई भी देश के जागरण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण उन्होंने बताया था, बिल्कुल। इसमें एक जगह पर मलूक दास के दोहे का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है? मलूक दास के दोहे का उल्लेख यहाँ पर किया गया है और ये है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ठीक है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो ये आलस्य के ऊपर इन्होंने ये दोहा मलूक दास जी का यहाँ पर दोहराया है, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज द्वारा शब्द वेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है? पृथ्वीराज के द्वारा शब्द वेदी बाण जो मारा गया था मोहम्मद गौरी को उस वक़्त की ये कथा है, इसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। प्रचलित कथा से इतर यहाँ शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन भी किया गया है। शहाबुद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी का नाम था और शहाबुद्दीन और उनका भाई था गयासुद्दीन, ठीक है? उसको बाण मारने का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का यहाँ पर एक-एक लाइन, ठीक है? एक-एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में ना देखें। आप अगर टाइम देंगे तो ये जो क्लास है वो आपको आगे बहुत फायदा देने वाली है, ठीक है? आप स्किप करके देखेंगे या बीच-बीच में से काट-काट कर देखेंगे या स्पीड में देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। स्पीड से तो मैं ही चलती हूँ, है ना? मैं आपको बहुत स्लो नहीं पढ़ाती हूँ। आगे मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख इस निबंध में मिलता है। इन्हें लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना है। ठीक है, मीर हसन की जो मसनवी और इंदर सभा है, उसका उल्लेख यहाँ पर क्यों किया गया है? उनको लड़कों को, युवाओं को बिगाड़ने वाला साहित्य माना गया है। हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, का चुपी साधी रहे बलवाना, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ठीक है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये मसनवी और इंदर सभा की ये पंक्तियां हैं जो ली गई हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, सब उन्नतियों का मूल धर्म नहीं बताया है, समुन्नतियों का मूल क्या बताया है? ये भारतेंदु जी के इस निबंध से लिया गया है, ये पंक्ति आप याद रखना। भारतेंदु जी की पंक्ति है, लेकिन ये किसके ऊपर ली गई है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? परदेसी वस्तु और भाषा का भरोसा मत रखो, अपनी भाषा की उन्नति करो। निज भाषा उन्नति आए, सब उन्नति को मूल अपनी भाषा को इन्होंने क्या माना है? उन्नति का मूल माना है। तो परदेसी वस्तु और भाषा का भरोसा मत रखिए, ऐसा वो कहते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं, बहुत सारे निबंध थे भारतेंदु जी के, लेकिन उनके एक बार निबंध को ज़रूर देख लेना। समय मैं बता देती हूँ, इनका जो जन्म काल है भारतेंदु जी का, वैसे आपको पता होगा, आप नेट देने जा रहे हो, तो 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी और वो भी कहाँ कहाँ पर हुआ था? काशी के अंदर, ठीक है? काशी के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना। बाकी इनके निबंध मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं, आगे मैंने निबंध रखे हुए हैं जिनके इम्पोर्टेंट हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा जो निबंध आता है वो है शिव मूर्ति, जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। प्रताप नारायण मिश्र के कुछ निबंध यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। घूरे के लत्ता बीने, कनातन के ढोल बाँधे, समझदार की मौत है, आप बात मनोयोग वृद्ध भौं मुच्छ हठ द। ठीक है? और इसके अलावा एक और इनका नाटक पूछा जाता है, हालाँकि मुझे नाटक में बता चलो नाटक भी करवाऊँगी तब बता दूँगी, ठीक है? एक इनका नाटक भारत दुर्दशा के नाम से और भारत दुर्दशा के नाम से ही भारतेंदु जी का भी नाटक है और वो पिछली बार नेट में पूछा गया था। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे है शिव मूर्ति निबंध को प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है, ये खुद कहते हैं कि शिव मूर्ति निबंध को किसके लिए लिखा गया है? जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं।
ठीक है? जो क्या हैं आस्तिक हैं और ईश्वर के प्रति पूरा लगाव है जिनको। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। इस निबंध में कई प्रकार से बनी मूर्तियों के उल्लेख के साथ-साथ उनकी सतर्कता सार्थकता पर भी चर्चा हुई है। सफ़ेद, लाल और काले, ठीक है? आगे भी आपको मिल जाएँगे सफ़ेद, लाल और काले इसमें मूर्तियों का जो रंग बताया है ना, इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, सब मूर्तियों का कौन-सा रंग नहीं था? तो 4 ऑप्शन आपको देगा, 3 ऑप्शन आपके सही हैं, सफ़ेद, लाल और काली मूर्तियाँ बताई जाती हैं, काले रंग की, ठीक है? और इन रंग की महत्ता मूर्तियों से जोड़ कर के बताई है। लेखक ने शैव वैष्णव सामंजस्य की भी कोशिश इस निबंध के माध्यम से करने की कोशिश की है। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य एवं अचिंत्य हैं। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से कैसे हैं? अकथ्य जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और अचिंत्य जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये इन्होंने कहा है ठीक है यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का भी है। हम पूरा-पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे? है ना? हम पूरा-पूरा अगर वर्णन कर लें तो फिर वो अनंत कैसे? और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे हुए? सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। आगे जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने-गुनने में ध्यान देंगे तो भला होगा। बिल्कुल, आप भी ये ध्यान रखिए, मंदिर मस्जिदों के चक्कर में ना पड़ें ज़्यादा, ठीक है? पूजा पाठ करिए, सारी काम करिए, लेकिन अपने घर पर रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जितनी देर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जितनी देर माला सरकाने में, उतनी देर आप कर्म करिए, है ना? अच्छा करिए अच्छे अगर कर्म करेंगे, मन साफ होगा, तो इन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और जो केवल क्योंकि हमें ना कर्मों का फल मिलता है, हमें किसी पूजा प्रार्थना का फल नहीं मिलता, बल्कि पूजा प्रार्थना से एक शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, जो आस्तिक है ऐसा नहीं है मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन हाँ कर्मों में ज़्यादा विश्वास हमें रखना चाहिए। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं, ठीक है? जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वो क्या करते हैं? वे भी स्वयं व्यर्थ ईश्वर को ही अपना पिता बना लेते हैं और अपनी माता को कलंक लगाते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, पीवाईक्यू है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह पाषाण मतलब आप पत्थर समझते हैं, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। ठीक है? पत्थर की होने के कारण पत्थर की मूर्ति होने के पीछे जो तर्क उन्होंने दिया वो कहते हैं कि पत्थर एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही क्या होता है दृढ़ होता है, ठीक है? आसानी से आप पत्थर को तोड़ नहीं सकते। और वो कहते हैं कि इसका कारण यह है कि इसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है, ठीक है? दृढ़ वस्तुओं की जो उपमा है वो किससे दी जाती है? पाषाण से दी जाती है, पत्थर से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। आगे प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। हमें खुद का ज्ञान का अभिमान नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ़ कर्म करना चाहिए, अच्छा अपना मन रखना चाहिए, साफ मन रखना चाहिए, है ना? प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग भी कहीं नहीं है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। ठीक है? जो वास्तविक प्रेम मूर्ति है वो कहाँ पर है? मनो मंदिर में यानी कि हमारे मन के मंदिर में विराजमान है, किसी मंदिर में नहीं है। पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े-लिखे थे। ठीक है? यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि ये जो दृश्य मूर्तियाँ जिनको हम पत्थर की मूर्तियों को जिनको हम पूजा करते हैं जिनकी, वो भी निरर्थक नहीं है, ये खुद लेखक ने लिखा है और इनके जो कल्पनाकारी मूर्ति निंदक थे, वो भी अधिक पढ़े-लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य 3 रंग होते हैं। तो 3 रंगों में श्वेत, लाल और काला रंग इन्होंने बताया है। पीवाईक्यू है भई। श्वेत जिसका अर्थ ये है, अर्थ देख लेना श्वेत का अर्थ क्या होता है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। आगे दूसरा रंग लाल, लाल रंग का अर्थ क्या है? जो रजोगुण का वर्ण है, ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? दूसरा लाल रंग है, जो रजोगुण का वर्ण है, ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? आगे है तीसरा रंग क्या है? काला, ठीक है? काला सबसे पक्का रंग यही होता है, इस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और रंग क्या चढ़ेगा? आगे अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है,
जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही क्या होता है? चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? आकार भी कौन से बताए उन्होंने? आगे देख लीजिए, ईश्वर कैसा है? यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें क्या हैं? गोल-गोल हैं। जब बस जब सभी बातें गोल हैं, तो चिन्ह भी हमने गोल-मोल कल्पना कर लिया। यह संसार का जातीय धर्म है। यह संसार का क्या है? जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आस-पास है, उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है, पीवाईक्यू। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आस-पास है, उन्हीं पर हमारी क्या दौड़ती है? बुद्धि दौड़ती है। ये आपको सत्य असत्य में या फिर कौन से निबंध से लिया गया है, ये किसका कथन है, ये सब पूछा जा सकता है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से ये भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। तो वास्तव में जो विष्णु है, विष्णु का अर्थ है व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमयी, है ना? ये दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। हमारा मुख्य विषय क्या है? शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आकार है। जिस प्रकार अन्य धातु, पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खैरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भरतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम क्या है? प्रमेश्वर है। ठीक है? ये शिव मूर्ति के नाम बताए हैं। शिव मूर्ति यानी कि जो शिवलिंग होता है, उसके नाम भी अनेक रूपों में हम पूछते हैं और वैसे भगवान के तो अनेक नाम होते ही हैं, है ना? अलग-अलग मूर्ति को अलग-अलग नाम से जानते हैं। कोई माँ से प्रेम का ईश्वर ना समझे, कोई माँ से प्रेम का ईश्वर ना समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेम में ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना क्या है? दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक-एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम है प्रेम गंगा। उसी के जल के से स्नान कराने का नाम क्या है? महात्म्य है। यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है, तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ क्या हैं? शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। पाषाण, धातु, मृत्तिका का कहना ही क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी पीने के भी काम के नहीं। यह नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। आप कितना भी ध्यान लगा लो, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, आप कितने भी मंदिर मस्जिद में घूम लो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, ये शब्द को आपने नहीं सीखा है, जिसका कबीर जी ने भी क्या किया है, बहुत बल बढ़ चढ़ करके बताया है कि हमारा जो प्रेम है ना, ढाई अक्षर के प्रेम के समझे सो पंडित होए, ठीक है? तो ये प्रेम की भाषा जिसने समझ लीजिए, वही क्या है? असली इंसान है। हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिव में है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। आगे आता है शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखे गए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में, पत्रिका का नाम याद रखना, भारत मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल 1903 ईस्वी से 1 मार्च 1907 ईस्वी तक ही प्रकाशित हुए थे। आपको 1905 भी देखने को मिलेगा, ठीक है? 1905 देखने को मिलेगा। 1903 से लेकर के 1905 तक जो चिट्ठे लिखे गए थे, वो लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए थे। लेकिन 1907 तक ये बाद में भी लिखे गए थे। वो अलग जो बाद में वायसराय आए थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, ठीक है? उनके नाम से लिखे गए थे। तो यहाँ पर 1907 इसीलिए लिखा हुआ है। इस दौरान भारत मित्र के जो संपादक थे, वो स्वयं बालमुकुंद गुप्त ही थे। व्यंग्य विनोद की सजीव शैली में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय, उस समय कर्जन जो था वो गवर्नर जनरल था उस समय का, ठीक है? भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे गए थे। चिट्ठे की जो संख्या है वो याद रखना, 8 चिट्ठे लिखे गए थे। कलकत्ता की शासन व्यवस्था को व्यंग्य के माध्यम से दर्शाया गया है। कलकत्ता का नाम आता है इसमें भी, ठीक है? चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि लेखिका का एक कहानी थी, वो हमने कल पढ़ी थी। वो उसमें भी कलकत्ता का नाम आता है ना? ये ध्यान रखना। शिव शंभू के चिट्ठे, मैं इतना पढ़े जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास और आपके लिए हेल्पफुल है, वैसे तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर देना और जो पुराने हैं वो लाइक कर देना। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में बालमुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध की जो शुरुआत है वो एक स्वप्न के जरिए होती है। ठीक है? जो शिव शंभू नाम का जो इंसान है वो क्या करता है, रात को उसे सपना दिखाई देता है और उसी को वो क्या करता है,
लिखता है। चिट्ठी शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए हैं। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है। बिल्कुल, उस समय हमारा जो देश था, परतंत्र का अर्थ है गुलाम, उस वक़्त गुलाम ही था हमारा देश, है ना? तो गुलाम देश का नागरिक है शिव शंभू। मन बदलाव के लिए वह भांग का सेवन करने लगता है, ठीक है? पूछा जा सकता है, इसका सेवन करने लगता है अपने मन को बदलने के लिए, अपने मन में शांति लाने के लिए वो भांग का सेवन करने लग जाता है। राजकमल प्रकाशन द्वारा सन 1988 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित इस पुस्तक के प्रकाशकीय में सूचना दी गई है कि ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर 1907 के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। क्या 1988 की बात हो रही है, राजकमल प्रकाशन में ये पहली बार इस पुस्तक के प्रकाशकी में सूचना दी गई थी कि ये सभी चिट्ठे कहाँ पर लिखे गए थे, 1903 से 1907 तक प्रकाशित हुए थे, ठीक है? ये 1988 में बताया गया है, जिसका संपादन स्वयं बालमुकुंद गुप्त जी कर रहे थे। आगे राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रकाशकीय में यह भी सूचना दी गई थी कि इनमें से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम लिखे गए हैं तथा भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम लिखे गए हैं, ठीक है? 2 लॉर्ड लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव मिस्टर मार्ली का नाम उस समय आता है। आगे मार्ले मिंटो, ठीक है? मार्ले मिंटो ये मार्ले नहीं है बल्कि मार्ले आ जाएगा, ठीक है? खतों में एक खत शाइस्ता खान के नाम से, किसके नाम से लिखा गया था? शाइस्ता खान के नाम से फुलर साहब को लिखा गया था और एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया है। एक अन्य खत पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय को लिखा गया था और संपादक मिस्टर अटावले को लिखा गया है, ठीक है? एक पत्र किसके नाम से लिखा गया था? पत्र के जो मालिक थे लाला अ, यशवंत राय और संपादक मिस्टर अटावले। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देख लेना। निबंध में शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है जिसके नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए ये 8 पत्र लिखे गए हैं। ये 8 चिट्ठे ही आपको पढ़ने हैं, लॉर्ड मिंटो के बाद में नहीं पढ़ने, ना यही हमारे इसमें लिखे हुए हैं। और ये बात याद रखना कि ये भी बताया जाता है कि जो शिव शंभू है ना, शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त स्वयं हैं, ठीक है? उन्होंने अपना नाम बदल करके अपने अपने ही हिसाब से लिखे हैं उन्होंने। 8 चिट्ठे काल क्रमानुसार यहाँ पर देख लीजिए, काल क्रम इनका पूछा जाता है, याद कर लेना। सबसे पहला नाम आता है बनाम लार्ड कर्जन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं तो उनको देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। यह खत बुलबुलों के बारे में एक सपने से शुरू होता है। लॉर्ड कर्जन के 5 वर्ष के पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 काम गिनाने लायक हैं। पहला कार्य ये है, मतलब ये बताते हैं बनाम लॉर्ड कर्जन नामक जो उन्होंने चिट्ठा लिखा था, उसमें बताया था कि लॉर्ड कर्जन के 5 वर्ष के पूरे कार्यकाल में उन्होंने केवल 2 ही काम सही किए हैं, 2 ही काम गिनाने लायक हैं, है ना? गिनाने लायक हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाना और दूसरा है दिल्ली दरबार का आयोजन करना, ठीक है? दिल्ली दरबार का आयोजन करना, ये सिर्फ 2 ही काम हैं जो कि उनके गिन सकते हैं जिनको। दूसरा है श्रीमान का स्वागत नाम से लिखा गया था। लॉर्ड कर्जन का 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार उनको 2 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त किया गया था। उनका 5 साल का कार्यकाल जब पूरा हो गया था, तो 2 साल के लिए उनको वायसराय नियुक्त किया गया। इस चिट्ठी में लॉर्ड कर्जन के पुराने कारनामों का व्यंग्यमयी भाषा में उल्लेख किया गया है। भाग्यवादी, विवश, लाचार भारतीयों की तटस्थ वृत्ति पर गहरे प्रहार करते हुए ये खत लिखा गया है। आगे है वायसराय का कर्तव्य। वायसराय के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहा गया है, वायसराय बन के आया था जब कर्जन, तो उन्होंने वायसराय का कर्तव्य उनको याद दिलाने की कोशिश की है। वायसराय के ऊपर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता के प्रतिनिधित्व का दावा पेश करते हैं। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र को भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार की संज्ञा दी, जिसे भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। ठीक है, आगे है पीछे मत फेंकिए, ये इसका चौथा चिट्ठा है। लॉर्ड कानवालिस से लॉर्ड कर्जन की तुलना इस चिट्ठे के माध्यम से की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। लॉर्ड कानवालिस से लॉर्ड कर्जन की तुलना इसमें की गई है, पीछे मत फेंकिए, ठीक है? ऐसा होता है ना, पीछे मत फेंकिए, जैसे कि हमारी वर्तमान सरकार है, पीछे वाली 60 साल पुरानी सरकार पर क्या करती हैं? तंज कसते हैं, ठीक है? तो पीछे मत फेंकिए, ये चिट्ठी का नाम है। रावण का स्मरण किया जाता है अंग्रेजों और कर्जन के प्रभुत्व वर्णन में, ठीक है? पुराने लोगों को याद करते हैं आज भी और अपनी जो करनी है उनके ऊपर डाल देते हैं। आशा का अंत ये 5वें चिट्ठे का नाम है। एक सेकंड।
चलिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आशा का अंत, ठीक है? कर्जन के दूसरी वायसराय बनने पर भारतीयों की जो उम्मीदें थी, वह उनके बंबई के पहले भाषण से ही समाप्त हो गई थी, ठीक है? कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बन कर के आया था, तो भारतीयों को, आम जनता को जो उम्मीद होती है एक नेता से, उसने क्या किया? बंबई में जो पहला भाषण दिया, उसी से आशा का अंत हो गया। भारतीय जलवायु और नमक की अजीब अजब तासीर का वर्णन 5वें चिट्ठे में किया गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे कर्जन ने क्या कहा था? अकाल को अनदेखा कर दिल्ली दरबार आयोजित किया। उस समय अकाल पड़ा हुआ था देश में, लेकिन अकाल की तरफ ध्यान नहीं था, ठीक है? अकाल की तरफ ध्यान नहीं गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ये इसमें बताया गया, बहुत से पदों को अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिया है ना, जैसे कि आजकल हो जाते हैं, अमीरों के लिए आरक्षित हो जाते हैं पहले ही। महारानी विक्टोरिया को भारतीय माता तुल्य समझते हैं। उनके पुत्र महाराज एडवर्ड के प्रति लोगों का भक्ति भाव है। आगे है एक दुरासा, छठवें चिट्ठे का जो नाम है वो है एक दुरासा। शासन तंत्र की जनता से दूरी का रेखांकन किया गया है, ठीक है? शासन तंत्र की जनता से दूरी का रेखांकन यहाँ पर किया गया है कि जो सरकार है और जो जनता है उसके बीच में कितना फर्क है, कितना अंतर आ चुका है। शासक और शासित के बीच जीवित संपर्क की हिमायत ये करते हैं कि शासक जो सरकार है और जो आम जनता है उनके बीच में कम से कम इतना संपर्क तो होना चाहिए कि आम जनता अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सके, है ना? इतना अंतर नहीं होना चाहिए। आगे है ग्वालों का कृष्ण के यहाँ होली खेलने जाने का उल्लेख किया गया है। चलो आज खेलें होली, कन्हैया घर गीत के माध्यम से किया गया है, ठीक है? ग्वालों का ये पूछा जा सकता है किस चिट्ठे में ये होली खेले जाने का उल्लेख है? तो ये एक दुरासा के अंदर है। विदाई संभाषण 7वां जो चिट्ठा है वो विदाई से संबंधित है। जंगी लाट किचनर से विरोध तथा त्याग पत्र की स्वीकारोक्ति के बाद कर्जन के शासन का अंत हो जाता है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी ही होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है? चाहे कोई सरकार कितनी भी कोई शासक कितना भी सर्वशक्तिमान हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। नई सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख जिसके गीत गाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखना, इस कथा का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इस 7वें चिट्ठे में किया गया है। नर सुल्तान नामक राजकुमार का कथा का उल्लेख किया गया है। आगे हमारा 8वां चिट्ठे का नाम है बंग विच्छेद। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आप जानते हैं 1905 में बंग भंग जो विभाजन हुआ था वो ये कर्जन के समय पर ही हुआ था, ठीक है? उसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। सत्ता की जन विरोधी नीतियों की असफलता का जयघोष यहाँ पर किया गया है और बंगाल विभाजन की तुगलक के राजधानी बदलने के फैसले से तुलना की गई है, ठीक है? जो बंगाल का विभाजन जिस वक़्त हुआ था, तुगलक ने भी, आपने मोहम्मद तुगलक का नाम ज़रूर सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा तो। और उसमें तुगलक जिस तरह से अपनी राजधानी बदलता है और फिर वापस आ जाता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, उस फैसले से इसकी तुलना की गई है। आगे बाल मुकुंद गुप्त जी का नाम आता है, यहाँ पर देखना ये बहुत ज़रूरी है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और 1907 तक ये जीवित रहे, ठीक है? 1907 में लास्ट, अदरवाइज़ और भी चिट्ठे लिखे जाते। इनके निबंधों की जो आत्मा है वो भारतेंदु युगीन है, तो शरीर द्विवेदी युगीन है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इनसे संबंधित, तो वो यहाँ पर देखने बहुत ज़रूरी हैं, पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है? इनके जो निबंध है वो गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। बच्चन सिंह का कथन है कि वे द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल से बाहर थे, ठीक है? बाल मुकुंद गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव मंडल से इन्होंने बाहर बताया है बच्चन सिंह ने। महत्वपूर्ण कथन है बाल मुकुंद गुप्त जी का, बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार, ठीक है? होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार, जैसे कि आजकल की रैलियां निकलती हैं, है ना? देश में चारों तरफ क्या है, चाहे कोई शिक्षार्थी मरे या बच्चे मरे या मरीज मरे या कुछ भी मरे, लेकिन रैलियाँ वगैरह और चुनाव वगैरह अपने समय से होने ही होने हैं, उनका कभी टाइम नहीं बदलता है। ठीक है? तो ऐसी प्रकार से बाल मुकुंद गुप्त जी ने कहा है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार। आत्माराम नाम से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, आत्माराम नाम से महावीर जी के निबंध, भाषा और व्याकरण, ठीक है? आत्माराम नाम से इन्होंने महावीर जी ने, मैं सीधा इसको बताती हूँ आपको, महावीर जी ने एक निबंध लिखा था भाषा और व्याकरण। सबसे पहले ये समझिए, ठीक है? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। महावीर जी ने एक निबंध लिखा था भाषा और व्याकरण
और उसमें एक शब्द था अनअस्थिरता, अनिश्चितता, ठीक है? इस शब्द की आलोचना किसने की थी? तो ये बाल मुकुंद गुप्त ने की थी और किस नाम से की थी? आत्माराम नाम से की थी। तो आत्माराम जो नाम है ना, वो यहाँ पर किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का है और उन्होंने किसकी आलोचना की? महावीर जी की आलोचना की। महावीर जी की नहीं की, बल्कि अनिश्चितता जो शब्द है, इसकी आलोचना की। और जवाब में, इसके जवाब में द्विवेदी जी ने, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिख दिया, सरगऊ नरक ठिकाना नाई। ठीक है? सरगऊ नरक ठिकाना नाई, ये शीर्षक निबंध इन्होंने लिखा किस नाम से? कल्लू अल्हित के नाम से। कल्लू अल्हित जो नाम है ना, वो है महावीर जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और जो आत्माराम जो नाम है ना, वो है बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है? बाल मुकुंद गुप्त जी का। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए मैं बार-बार बता रही हूँ इसको। फिर इसके बाद क्या होता है, गोविंद नारायण मिश्र ने तीसरा लड़ाई में कूदता ही कूदता है ना? तो गोविंद नारायण मिश्र ने आत्माराम की टें-टें लिख कर के महावीर प्रसाद का समर्थन किया था। आत्माराम नाम किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। और उन्होंने उन्होंने एक और निबंध लिख दिया कि आत्माराम की टें-टें, टाएँ-टाएँ फिस। ठीक है? इस तरीके से ये निबंध लिखा और महावीर प्रसाद का इन्होंने समर्थन किया था। जबकि महावीर प्रसाद खुद लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और इन्होंने भाषा को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे और अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति के नाम इन्होंने लिखी है, वो है बाल मुकुंद गुप्त। आगे आता है कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, कविता क्या है? ये इसकी सबसे पहले तो विधा ही पूछी जाती है, क्या विधा है ना? कविता लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये कविता नहीं है, निबंध है। कविता क्या है? इस निबंध की रचना किसने की है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। ये सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? सबसे पहले याद रखना, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1909 में। इसके बाद इसे 1939 ईस्वी में चिंतामणि के भाग फर्स्ट में संकलित किया गया था, ठीक है? तो सबसे पहले आप बच्चों को अगर दिख जाए कि कविता क्या है, किस में छपा था? चिंतामणि में। अरे नहीं भाई, सरस्वती पत्रिका में पहले छप चुका था ये। निबंध की विषय वस्तु क्या है? तो आचार्य शुक्ल जी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ-साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया है। 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है? जो पहले निबंध छपा था, बाद में उसमें बहुत सारी जो है परिवर्तन देखने को मिले। संक्षेप में कहें तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को ये निबंध मूर्त रूप देता है। इस निबंध में 14 प्रकरण उठाए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है? 14 प्रकरण है इसके अंदर और 14 प्रकरण एक बार आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। कविता क्या है? सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा और अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। ये इसके 14 प्रकरण हैं जो आपको याद रखने हैं। इसकी प्रमुख पंक्तियाँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊँगी। कविता क्या है? मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं, ठीक है? ये इन्होंने कहा है, ये वैसे सभी इम्पोर्टेंट है। है ना? ये सभी इम्पोर्टेंट ही रखी हैं वैसे यहाँ पर। जिस प्रकार आत्मा की पूछा जा चुका है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। आगे है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ये तो कविता क्या है इस शीर्षक से लिया गया है। दूसरा शीर्षक है इसका सभ्यता के आवरण और कविता, ये इसका दूसरा शीर्षक है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यो-ज्यो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न हो गए। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? अरूप राग कहते हैं। ज्यों-ज्यों हमारी वृत्ति, ये पूछा जा चुका है, ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जाएँगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता चला जाएगा। ठीक है? काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा। इसको आप एक बार पढ़ लेना। आगे है ये इम्पोर्टेंट है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता। काव्य में केवल अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। तीसरा इनका जो शीर्षक है वो है कविता और सृष्टि प्रसार। ठीक है? कविता और सृष्टि प्रसार।
काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है। इन्होंने बताया है कि काव्य दृष्टि 3 जगहों पर रहती है, ठीक है? कविता और सृष्टि प्रसार, कविता का प्रसार क्या है? नर क्षेत्र के भीतर, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के कहीं बाहर, मतलब सृष्टि के मनुष्य के इतर यानी कि बाहर, ठीक है? और कहीं समस्त चराचर में रहती है। मनुष्यतर बाह्य बाह्य प्रकृति का जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, मेघदूत का नाम यहाँ पर आता है, कालिदास की मेघदूत है, वह संस्कृत के किसी और काव्य में नहीं मिलती है। मेघदूत ना तो कल्पना की क्रीड़ा है, ना ही कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम दृष्टि। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलती है। ठीक है, तीनों का नाम आता है, याद रखना। नेक्स्ट इनका जो शीर्षक है वो है मार्मिक तथ्य है, मनुष्य सारी पृथ्वी को छेकता चला जा रहा है, बिल्कुल, है ना? अरावली काटी जा रही है, तेलंगाना में बहुत सारे जंगल काट दिए गए हैं, जंगलों को धीरे-धीरे क्या करता जा रहा है, काटा जा रहा है। अंडरग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, हाईवे वगैरह इतने बन रहे हैं, है ना? वो मैं मतलब तंज नहीं कस रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रकृति का एक तरीके से नाश हो रहा है। पहाड़ों को काटा जा रहा है और पहाड़ों में जंगल वगैरह, घर वगैरह वो सब बनाए जा रहे हैं, है ना? वहाँ भी मतलब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भारतेंदु जी भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है? शुक्ल जी कहते हैं, मनुष्य सारी पृथ्वी को छेकता चला जा रहा है, जंगल कट कर खेत, गाँव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु-पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाएँ? ठीक है? आप सोच लीजिए, अगर अरावली कट जाए तो क्या होगा? काव्य और व्यवहार इनका नेक्स्ट टॉपिक है। अर्वाचीन राष्ट्र नीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय नीति के गुरु घंटाल यानी कि जो नेता हैं, ठीक है? नेताओं पर यहाँ पर तंज कसा गया है। वो निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं अपनी किसी गहरी चाल से, जैसा कि हो रहा है आजकल। उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। आगे एक कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। मनुष्यता की उच्च भूमि ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट इनका शीर्षक है कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। कविता ही हृदय को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ठीक है, आगे टॉपिक है, आगे इनका शीर्षक है भावना और कल्पना। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। ठीक है, कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक, इसको देख लेना। आगे है, ये पूछा जा चुका है वैसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक होती है। मनोरंजन नाम का जो टॉपिक है उसमें प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। हिंदी के रीतिकाल के कवियों पर यहाँ पर तंज कसा गया है। रीतिकाल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना को ही उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। आगे है सौंदर्य नामक जो टॉपिक है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। बाहर की कोई वस्तु है, देखने में कोई इंसान चाहे कैसा भी हो लेकिन उसके अंदर गुण अच्छे होने चाहिए, उसका मन अच्छा होना चाहिए, वही सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। आगे इनका नेक्स्ट शीर्षक है चमत्कारवाद। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें कोई संदेह नहीं। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। नेक्स्ट है कविता की भाषा। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रत्यत्व दोष माना है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है और नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है। ठीक है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आगे है कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य ना देने वालों की निराधार निंदा। देखिए, इसमें से मैं कुछ भी ना छोड़ नहीं पा रही हूँ। क्यों? ऐसे ही मैंने जब टाइप किया था इसको बहुत टाइम लगा था और मैं इसको क्यों नहीं छोड़ पाई? इसमें ऐसा लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है अगर मैं आपके लिए ऊपर-ऊपर से पढ़ा दूँ, वो तो सब आपने पढ़ ही रखा है।
है ना? ये भी पढ़ रखा होगा, आपका पेपर है 3 दिन बाद। तो कविता की आवश्यकता इनका नेक्स्ट शीर्षक है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। आगे शुक्ल जी के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और 1941 तक ये जीवित रहे। चिंतामणि भाग फर्स्ट में कौन-कौन से जो निबंध हैं वो संकलित हैं, ये पूछे जाते हैं। चिंतामणि भाग फर्स्ट जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। इसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा लज्जा और गिलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से भी इन्होंने एक निबंध लिखा था, शुक्ल जी ने, याद रखना। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। ठीक है, ये निबंध हैं जो कि इनके चिंतामणि में संकलित हैं। आगे नाम आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं भाई यहाँ पर देना जरूरी था, क्योंकि पूछे जाते हैं। ये क्रम से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्रम से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अशोक के फूल इनका सबसे पहला निबंध संग्रह है, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था। कल्पलता निबंध संग्रह 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, फुटज 1964, आलोक पर्व 1972। ये इतने तो हैं इनके निबंध संग्रह, ठीक है, जो क्रम से पूछे जाते हैं। जबकि यहाँ पर 4 इनके उपन्यास लिखे हुए हैं। चारू चंद्रलेख उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, पुनर्नवा उपन्यास है और अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएँ याद रखना। आलोक पर्व जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था, 1973 में 1 साल बाद इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप जानते हैं एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, और ये भी इनका एक ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो कल्पलता में संकलित है, जो कि 1951 ईस्वी में संकलित किया गया था, और इसमें कुल 20 निबंध हैं। है ना? ये पीवाईक्यू है, 20 निबंध है, ये पूछा जा चुका है। 20 निबंध कौन-कौन सी हैं? इसको एक बार पढ़ लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आम फिर बौरा गए, शीरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, और महात्मा के महाप्रयाण के बाद ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, और इसके बाद हम क्या करें, ये भी ज़रूरी है। धर्मस्य तत्वनिहित गुहायाम पूछा जाता है। समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, और आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। ठीक है? ये एक बार देख लेना, सारे पढ़ लेना आप। द्विवेदी जी लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम क्या है? साहित्य है। ठीक है? ये इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इसको अच्छे से देख लेना। द्विवेदी जी के मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य ही रहा है। द्विवेदी जी का जो मानवतावाद और साहित्य है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है। द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छे आलोचक भी हैं और अच्छे निबंधकार भी। ये निर्णय करना आसान नहीं है, ये गुलाब राय का कथन है। ठीक है? किसने कहा है? गुलाब राय ने कहा है। इसका सारांश क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को क्या करते हैं? लक्षित करते हैं। दूसरी तरफ उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे को भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं भावों के संरक्षण में उसका बड़प्पन देखते हैं। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्यता के विकास, मनुष्य में पशुता के अवशेष और उस पर मनुष्यता की विजय के साथ-साथ भारतीय संस्कृति पर गहन विचार किया है। इस निबंध में वे मनुष्यों द्वारा अस्त्र बनाने की प्रवृत्ति के विरोध के साथ-साथ स्वाधीनता पर भी विचार करते हैं। प्रमुख उद्धरण इसके देख लेते हैं, भाई इंपॉर्टेंट है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्धरणों से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, है ना? भर-भर करके। ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं? है ना? नाखूना को कोई काम तो है नहीं, ऐसा मतलब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत काम है। है ना? अगर खुजली हो गई ना, तो बिना नाखून के कुछ नहीं कर सकते आप। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? ये शुक्ल जी कहते हैं, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। ठीक है? नाखून के बाद किसका स्थान था? दांतों का। आगे देवताओं से राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, और पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे।
ठीक है? असुरों के पास अनेक विद्याएँ तो थी, लेकिन लोहे के अस्त्र नहीं थे और घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी, आर्य विजयी हुए। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दता अवलंबी, इम्पोर्टेंट है, तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दता अवलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ये मनुष्यों को कहा है किसने? हजारी जी ने। आगे कहते हैं कि मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार-बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी-कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वो मरना नहीं जानती। गौड़ देश के लोग उन दिनों, इम्पोर्टेंट है, गौड़ देश के लोग इन दिनों बड़े-बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को पसंद करते हैं। नखों यानी कि नाखून। आगे है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले जो प्राणी विज्ञान है वैज्ञानिक हैं, उनका निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में ही अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना भी उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है और दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। ठीक है, और ये जो लाइन है वो पूछी जा चुकी है। असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। आगे, नक बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। आजकल की लड़कियों के नाखून देखिए इतने लंबे लंबे रखती हैं कुछ लड़कियां, तो है ना, तो वो उनकी पशुता की निशानी है। ये जरा लड़कियों ध्यान देना। हजारी जी कहते हैं, भाई मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरी निर्बोध बालिका, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, पीवाई क्यू है, इसलिए लिख रही हूँ। मेरी निर्बोध बालिका, एक बार ये असत्य-असत्य में प्रश्न पूछा गया था, अभी मैंने कुछ दिन पहले पीवाईक्यू कराए थे उसमें, ठीक है? तो उसमें ये पूछा गया था, मेरे निर्बोध बालक, वहाँ पर लिखा हुआ था बालक, लेकिन बालक नहीं है, बालिका, और बालिका लड़कियों को बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं, ठीक है? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र-शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। आगे दे रखा है, 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है, एक बार इसको देख लेना, अंग्रेजी में कहना हो तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, किसको? स्वाधीनता को। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, ठीक है? अगर आप पुरानी चीज़ों से किसी से लोभ या मोह बना के रखते हो, तो ये हर समय अच्छा नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। हमें नई-नई चीज़ों की भी ट्राई करते रहना चाहिए, है ना? रिस्क लेना चाहिए भई, है ना? फिर जीवन ही कैसा अगर रिस्क नहीं लिया तो। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती-झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर केवल एक ही बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्षों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधता है। गौतम ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख-दुःख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। आगे कहते हैं हजारी जी, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हुए है। आगे कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े-बड़े नेता कहते हैं, वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो। लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वय का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। पीवाईक्यू है। ठीक है? इस तरह से पैराग्राफ में से पीवाईक्यू निकाल-निकाल के पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको पीवाईक्यू बल्कि प्रश्न पूछे जाते हैं भई, है ना? आगे है, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। पहले कहते हैं कि पहले जो वन मानुष होते थे, पहले उनकी भी पूंछ होती थी, लेकिन धीरे-धीरे उनका रूप बदला और पूंछ हट गई अपने आप ही, है ना?
ऐसे ही कैसे कहते हैं कि धीरे-धीरे भी नाखून अपने आप बढ़ना बंद कर देंगे और उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। नाखून का बढ़ना नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छाएं, अपना आदर्श है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ने हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये आगे हजारी जी लास्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसी निबंध संग्रह में इसको संकलन किया गया है। इसका 17 निबंध है टोटल, याद रखना 17 निबंध एक बार आप पढ़ लेना, मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, रू पहला धुआं पूछा जाता है, इनका ध्यान रखना। और बाकी इनको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके अंदर संकलित है, 17 निबंध है इसमें टोटल। भूमिका देखते हैं इस निबंध की, अपनी बात भूमिका से। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं और आधे नए। ये कौन कहते हैं? खुद लेखक कहते हैं कि इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने और आधे नए। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्याकुल प्रवृत्ति के समीप हैं, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुंचा है। कि ये इसकी भूमिका है। भाई भूमिका आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। नाटक और उपन्यासों की भूमिका मैं करवा चुकी हूँ। जितने में भी दे रखी है सबको करवा चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक आपको बाद में मिल जाएगी, लास्ट में एक बार देख लेना। आगे है सारांश इसका क्या है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रमुख ललित निबंध है। ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों और व्यवहारों में अंतर बताया है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या के मन की चिंता और मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन है जो व्यक्त किया है। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरबस भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। आगे प्रमुख उदाहरण देख लेना। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, इसमें पूछा जाता है मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। ठीक है, दादी नानियां जब बोलती थी, कहानियां सुनाती हैं, वो राम जी की कहानियां सुनाती हैं, है ना। और दादी नानी जब इस तरह से परेशान होती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था राम जी के लिए, तो लेखक कहते हैं कि मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आती थी, है ना। और पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही होता है ना। पराई लड़की घर आई, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये भी इसकी पंक्ति है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। ऐश्वर्य और निर्वासन, जैसे कि राम जी को दूसरे दिन राजा बनना था, लेकिन उसे क्या मिला, वनवास मिल गया। ठीक है, तो ये पंक्ति वहां से जोड़ी गई है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कबरदार की उसास में बजकर एक बार की बंद हो जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, पूछा गया है। लागती अवध भयावे भारी, मानव काल राति अंधियारी। जब राम जी को वनवास हो जाता है तब ये पंक्तियां हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्व उन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम को तो एक ही बार वनवास मिला था, लेकिन राम के वनवास के कारण ही सीता को दोहरा वनवास मिला था। यह क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर राम जी को वनवास नहीं मिलता तो सीता जी उनके साथ नहीं जाती, और सीता जी नहीं जाती, अपने महल में रहती, तो रावण उसका अपहरण नहीं करता, और रावण अपहरण नहीं करता तो उस पर कोई लांछन नहीं लगता, और लांछन नहीं लगता तो उसे दोबारा भी निर्वासित नहीं किया जाता। ठीक है, ये इसका मतलब है। राम तो लौटकर राजा हो जाते हैं, राम जब लौटकर आते हैं तो राजा बन जाते हैं, लेकिन रानी होते हुए भी सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है।
राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रकट हो उठता है। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीग कर। ये पूछा जाता है कि उस रात लड़के या फिर परिवार के बच्चे लड़के बच्चे कहाँ गए थे? तो उस समय संगीत में गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरी दादी-नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन-वन भीग रहे हैं। ठीक है? घर के जो बाकी के लड़के थे, वो कहाँ पर गए थे? संगीत में गए थे और वो संगीत से वापस भी आ चुके थे, लेकिन दादी-नानियाँ जो कहानी सुनाती हैं राम, लखन, सीता की, वो कभी अभी भी वन-वन भीग रहे हैं। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप घनीमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके एक बार इसको देख लेना। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े-बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर-सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोई वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर बता दो सखी, है ना? मतलब जब वन में घूम रहे थे, वन-वन भटक रहे थे, तो बारिश से बचने के लिए वो किस ओर मुड़े होंगे? आगे आता है विद्यानिवास मिश्र जी का थोड़ा-सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये निबंध इनके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया हो, ठीक है? इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से क्रम में रखे हैं, इनको देख लेना। 1905 में विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ था, 2005 में ये निधन यानी कि स्वर्ग को प्राप्त हुए, ध्यान रखना। चितवन की छाँ 1953, हल्की धूप 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुँचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, परंपरा कोई बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, लागो रंग हरी 1985। इनका प्रकाशन वर्ष के समेत आपको याद करना पड़ेगा, नहीं किया है तो कर लेना, एक प्रश्न इससे आ सकता है। आगे आता है मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह का ये निबंध है। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं, याद रखना द्विवेदी युगीन निबंधकारों में इनका नाम आता है। और इनके व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। इन्होंने केवल अपने जीवन में 6 निबंध लिखे थे, उनको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और एक और है अमेरिका का मस्त योगी हिल्टमैन, ठीक है? विल्टमैन के नाम से लिखा गया है, वो भी 6वां इनका निबंध है। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। अमेरिका का मस्त योगी हिल्टमैन, ठीक है? मज़दूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विषय वस्तु की बात करें तो अध्यापक पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताते हुए किसान, गडरिये, मज़दूर, माली इत्यादि श्रमिकों को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूति बताया है, ठीक है? इन्होंने आम जो मज़दूर होते हैं, मज़दूर वर्ग जो है, उन पर यहाँ पर क्या किया है चर्चा की है और उनके बारे में यहाँ पर उनको ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। निबंधकार की दृष्टि में दार्शनिकों, कवियों तथा कलाकारों की तुलना में जो मेहनत कश जो मज़दूर होते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। इस निबंध में टोटल 8 शीर्षक हैं। क्रम से पूछे जाते हैं भई, है ना? ये क्रम से पूछे जाते हैं और क्रम से ही लिखे हुए हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मज़दूर की मज़दूरी, प्रेम मज़दूरी, मज़दूरी और कला, मज़दूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये 8 शीर्षक याद रखना। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। हल चलाने वाले का जीवन जो शीर्षक है उससे क्या पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। आगे कहते हैं कि मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। रुधिर यानी कि रक्त खून, ठीक है? किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, ठीक है? नैनों की भाषा में क्या करता है? प्रार्थना करता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइनों में ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, पंक्तियों को क्रम से लगाना पूछा जाता है, तो देख लेना अच्छे से। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। गुरु नानक ने ठीक कहा है, पूछा जा चुका है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, जो भोले वाले किसान हैं, उनको ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसान हमारे बेचारे यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, ठीक है? ये किसको कहा है?
तो ये किसान को कहा है, ठीक है? किसानों को कहा है कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपाल का दर्शन करता हूँ, मेरा स्वयं ही झुक जाता है। गोपाल का मतलब है गौओं को पालने वाला, ठीक है? बेमुकुट जिनके सिर पर मुकुट नहीं है, वो गोपाल हैं ये जो किसान हैं। तो एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है भई मेरी तरफ से, तो बाकी आप बता देना मुझे। गडरिये का जीवन क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया करो। आप जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करोगे ना, उतना ही मुझे खुशी होगी कि देख कर के कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रही है और आपको अच्छी लग रही है। ताकि मैं आगे मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। गडरिये का जीवन वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, ठीक है? गडरिये के बारे में बात करेंगे, वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं और क्यों ना सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो है परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ है। ये गडरिये की बात हो रही है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। ठीक है? भेड़-बकरियाँ जो चराते फिरते हैं गडरिये, है ना? उनके लिए कहा गया है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, किसको? गडरिये को। ठीक है? गडरिये के लिए कहा जा रहा है भई ध्यान देना, अगर खुदा को देखना हो तो किसको देखते हैं? गडरिये को देखते हैं लेखक साहब। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, ठीक है? पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान है, इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मज़दूरी का मूल्य कौन दे सकता है? आगे मज़दूर की मज़दूरी से है, मज़दूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं, ठीक है? वे दोनों क्या हैं? ईश्वर के। मज़दूरी का ऋण अगर आपको चुकाना है मज़दूर का, तो प्रेम सेवा से चुकाया जाता है, अन्न धन देने से नहीं। अन्न धन तो उनकी केवल एक भई इनाम है, दिया जाना है ना? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएँ सुनता है और तत्काल सुनता है। आगे है प्रेम मज़दूरी। प्रेम मज़दूरी नामक जो निबंध है, उसमें यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। यंत्रों की सहायता से बने फोटो कैसे होते हैं? निर्जीव से प्रतीत लगते होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। ठीक है? जो मशीनों के द्वारा जो फोटो बनाए जाते हैं, वो कैसे हैं? निर्जीव से लगते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को ज़िंदा करने की शक्ति आ जाती है। आपने देखा है ना मूर्तियाँ वगैरह जो मशीनों से नहीं बल्कि लोग अपने हाथों से बनाते हैं मज़दूर, है ना? और ऐसा लगता है हमें भगवान की मूर्ति, इसीलिए हमें इतनी प्रेम से देखते हैं हम उसको, क्योंकि उसमें इंसानों का प्यार है। जब वह यानी कि लेखक की पत्नी आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंदमयी लालिमा दिखाई पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। आगे है मज़दूरी और कला, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। ये किस शीर्षक से लिया गया है? इस तरह से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। और मनुष्य पूजा ही क्या है? सच्ची ईश्वर की पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है और यही धर्म है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। ये किससे लिया गया है? ये पंक्तियां आप याद रख लेना, मजदूरी और कला से ये पंक्तियां ली गई हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। आगे कहते हैं कि ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी, जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। चरखा कातने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी, कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। आगे है मजदूरी और फकीरी, जीएम के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। आगे आप इसको देख लेना, मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है, आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है।
जो मनुष्यों की आत्मा को खरीदने वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है, ठीक है? आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हो गई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्या श्रेष्ठ संबंध है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर जो मैंने कलरफुल कर दिया है, ठीक है? मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। ठीक है, मजदूरी करना कैसा है? जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क का नाम आता है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, ठीक है। जॉन ऑफ आर्क ने क्या किया था? अ, फकीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, ठीक है, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना। उमर खय्याम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना। उमर खय्याम ने क्या किया था? प्रेम पूर्वक तंबू सीते फिरे थे। और खलीफा उमर अपने रंग महलों में चटाई आदि का बुनना। ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। यही सच्ची फकीरी का क्या है? अनमोल भूषण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता रहा है, पीवाईक्यू इसमें से खूब बनते हैं, देख लेना। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आगे एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों की के बल से संभव है हम जगत को जीत लें। वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि ये जो मेहनत है ना, अपने हाथ की जो मेहनत है वो बहुत जरूरी है, ऐसा लेखक का मानना है। इसको आप पढ़ लेना। आगे पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता के नया आदर्श में पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। वह एक नया आदर्श देख रही है। वह अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलाओं की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय हैं। ठीक है, पश्चिमी जो सभ्यता है वो हमारे भारतीय आदर्श को अपना रही है, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो पश्चिमी आदर्श में क्या हो रही है? नंगा होके घूम रही है। आगे है भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलाओं से काम लेना काल का डंका बजाना हो जाएगा। प्यारी मनुष्य जाति का कुछ ही सुख ही इस जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय क्या है? निष्फल हैं। आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनाएं। फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रखावें और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेम अमृत पान करें। एक ये पंक्तियां इसमें लिखी गई हैं, है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आता है हमारा उत्तर फाल्गुनी के आसपास। ये कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो भाई बोलते बोलते गला दुख गया, बैठे बैठे पैर सो गए हैं। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको क्लास। कम से कम इतना तो फीडबैक आप दे ही सकते हो कमेंट करके, कम से कम। और भी कुछ नहीं तो गुड, वेरी गुड, नाइस या कुछ भी, नमस्ते वगैरह कुछ तो कर लेना। ठीक है, और लाइक हाइप जरूर कर देना। उत्तर फाल्गुनी के आसपास की तरफ चलते हैं। इनका जो जन्म है कुबेर नाथ राय जी का, ये 1933 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। और ये 4-5 जो निबंध हैं इनके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रिया नीलकंठी 1968, रस आकेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बासु। पेपर में जाने से पहले भी ना इन नोट्स का रिवीजन कर जाना। सारी प्ले लिस्ट एक बार अच्छे से देख लेना। जो नोट्स आपने आज तक बनाए होंगे वो सब मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, क्योंकि ये नोट्स मेरे हाथ के बने हुए हैं। स्वर्ण मुकुट 1978, पढ़ने जाने से पहले मैंने भी यही पढ़े थे, है ना, 10 दिन तक। महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, मन पवन की नौका 1982, त्रेता का वृहद मास 1986, मराल 1953, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998 और आगम की नाव 2002। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो पूछे जा चुके हैं। आगम की नाव पूछा जाता है ना। और इसके बाद मराल पूछा जाता है, मन पवन की नौका पूछी जाती है, महाकवि की तर्जनी। ये जो ये है ना, ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये इनका क्रम पूछा जाता है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विषाद योग नामक
जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है, ठीक है? विषाद योग हमने अभी ऊपर देखा है 1973 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है? तो विषाद योग नामक निबंध संग्रह में संकलित है, ये एक ललित निबंध है। विश्वनाथ तिवारी जी कहते हैं कि कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है, ठीक है? कुबेरनाथ राय के जो निबंध हैं उसमें रस छलकता रहता है, ये ध्यान रखना। निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ-साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आगे है, विषय वस्तु की अगर हम बात करें, देखो वैसे तो अभी आपका 3 दिन बाद पेपर है, वही बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप जून 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। जल्दी ही मैं एक बहुत कम प्राइस में पेड बैच लेकर के आने वाली हूँ, वो भी कॉम्बो बैच जो कि पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों से संबंधित रहेगा। आपको कोई से भी पेपर के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप बस थोड़ा-सा वेट करें 1-2 दिन, मैं जल्दी ही उसका जो है लॉन्च करने वाली हूँ और कंप्लीट आपको वहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलती रहेंगी, साथ में मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, वन लाइनर सब मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। बस एक बार आप जुड़ जाना, वो भी बहुत कम नाम मात्र के प्राइस में। पहले मैं यूट्यूब पर देखूँगी, सबसे कम में रखूँगी, ठीक है? विषय वस्तु की अगर बात करें तो इस निबंध में कुबेरनाथ जी ने मनुष्य जीवन में, लेकिन आपको कंटेंट वही मिलेगा जो आपको बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर में मिलता है, ठीक है? चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन इस बार कुछ दिनों के लिए ऑफर रहेगा, तो आप ज़रूर जुड़ जाना। इस निबंध में कुबेरनाथ जी ने मनुष्य जीवन में और ऋतुओं नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। इस निबंध में रचनाकार ने मनुष्य की जीने की लालसा और जवान बने रहने की भूख इच्छा को भी दिखाया है ना? और साथ ही अध्यापक और छात्रों के बीच के संबंधों को भी आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित इसमें किया गया है। इसकी विषय वस्तु याद रखना। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, वैसे ज्यादा है इसमें लेकिन मैं कुछ ही बताऊंगी। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारे जीवन में गधे पचीसी सावन मनभावन है, बड़ी मौज रहती है, इसको एक बार देख लेना। आगे है, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है वो कौन सा है? 25 और 40 के बीच में ठेल टालकर 45 के बीच का ये समय होता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल होता है और बाद में फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा होती है जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे। यानी कि 25 और 45 के बीच का जो समय है ना, वो स्वर्ण काल होता है किसी भी इंसान का। ठीक है? किसी भी इंसान का स्वर्ण काल होता है ये। इसमें हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें हम बिगड़ सकते हैं। आगे जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जन्म है, वही प्रजाता है। जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है, ठीक है? जवानी क्या है? एक चमाचम धारदार खड़ग बताए हैं, उस पर चढ़कर असी धारावात या वीराचार करने वाली, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है? वास्तव में जो 30वां वर्ष है, 30वें वर्ष की बात करते हैं, 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रसन्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रसन्न चिन्ह को पूरा-पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। आप पॉज़ करके आप खुद से पूरा पढ़ लेना, ठीक है? भाई बोलने की हुँ, गला है ना, दुख गया है। आगे देखिए, इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाअभिनिष्क्रमण किया था। महाअभिनिष्क्रमण जाना जाता है गौतम बुद्ध की घर निकलने की, घर त्यागने की घटना का नाम है, ठीक है? यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश दिया था, सरमन ऑन द माउंट, गिरी शिखर प्रवचन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 वर्ष के आसपास ही, यानी कि 27 वर्ष की वयस में अवस्था में ही वनवास हुआ था। तीसोत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। तीसोत्तर यानी कि 30 के बाद का जो समय है, वो क्या है? घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधे पचीसी के विपरीत एक छोड़धार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं। मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। 40वां का अर्थ क्या है? यानी कि आपको बुढ़ापा आ चुका है। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है। भई ऐसा ना कहें, है ना? वरना 1-2 साल में, 2-4 साल में हमको भी मर जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कौन कहते हैं? ये हमारे कुबेरनाथ राय जी कहते हैं, भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा, ठीक है? भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा, मघा में अगाध जल है, पृथ्वी की तृषा आश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी, तो उसे अगले संवत्सर तक क्या करनी पड़ती है? प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उत्तर फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो समूचे पावस में मघा के बाद मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही और तेज होती चली जाती है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है।
ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर मिल जाएगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और अविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। आगे लिखते हैं कि 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को ही जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद को गढ़ना होगा। आगे है, हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ ना समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। आगे कह रहे हैं यहाँ पर, सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल है, धारा के हुक्म को अस्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है, जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। अतः मैं धार के साथ ना बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता काल का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटनी नहीं है। तो मैं ये मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। आगे देख लेना, और एक दिन वह भी आ जाएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, यानी कि 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ, बहुत भोग लिया, अब नहीं, अब एहम अमृतम इच्छामि, एहम वान प्रस्थम चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। यानी कि अपनी मृत्यु की बात करते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मृत्यु बहुत निकट आ जाएगी और मुझसे कहेगी कि बस अब बहुत समय आपने जीवन जी लिया, और अपने को विसर्जित कर दूंगा, लोक अरण्य में खो जाऊंगा। आगे है, उठ जाग मुसाफिर, ये विवेक की राय जी के द्वारा लिखा गया है। विवेक की राय का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। इनके निबंधों को एक बार आप देख लेना। किसानों का देश 1956, गांव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958। त्रिधारा नाम से आप जानते हैं काव्य संग्रह किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का भी है। फिर वह तलवार डाल पर 1962, जुलूस रुका है 1977, आस्था और चिंतन 1991, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवन 1995, वन तुलसी की गंध 2002, जीवन अज्ञात का गणित है 2004, उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका समय याद रखना। उठ जाग मुसाफिर जो निबंध संग्रह है उसमें 10 निबंध है। ठीक है, 10 निबंध है, इनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है संख्या। ठीक है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, इनको आप एक बार पढ़ लेना। मेरी दिनचर्या कुछ नाम, नवो नमो वृक्षे व उठ जाग मुसाफिर, केना ग्रीष्म बार तत्किम, तिन डोंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांव की, गांव पर बनाम गांव में, ये पूछा जाता है सवाल जीने का। भूमिका इसकी क्या कहती है? लेखक शब्दों से लड़ता है, लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर की कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में यह बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार चर्चाओं में ये बात उठती है कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें ज्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। पूछा जाता है किसका कथन है? अगले 1 वर्ष के अंदर मैं इस ललित निबंध को लिख दूंगा। ठीक है, ये इन्होंने संकल्प लिया था। संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पकी हुई आयु में तरह तरह के रोग और गृह प्रपंच आदि के भीषण दबाव के होते लगा कि काम बहुत कठिन है, यानी कि निबंध लिखना बहुत कठिन है। उन्हें ऐसा लग रहा था। भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिश्र। विवेकी राय जी कहते हैं कि मुझे लास्ट में फिर याद आए कौन? पंडित विद्यानिवास मिश्र। एक बार उन्होंने कहा था कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। रख दी गई सी कलम चल गई और फिर पूरी ऊर्जा के साथ चल पड़ी। इस तरह से कभी कभी हमें किसी की किस बात से मोटिवेशन मिल जाए ये हम कह नहीं सकते, है ना। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत साहित्य सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गई। विषय वस्तु क्या है? प्रस्तुत निबंध में गांव की दशा दिशा, गांव की प्राकृतिक सुषमा और टूटते टूटते हुए गांव और घरों की चुभन इसमें मौजूद है। निबंध में लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से चिंतित है। यह एक ललित निबंध है। इस निबंध में 95 वर्ष के, है ना, इनकी उम्र याद रखना, 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन
और उनकी यादों का उल्लेख निबंधकार करता है। निराला कवित्र और रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी कविताओं का उल्लेख भी इस निबंध में मिलता है। प्रमुख उद्धरण क्या है? जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ठीक है, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं, चौकी पर बिस्तर नहीं। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां ना तो सेवा करने वालों का अभाव था और ना ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। जो जगदीश चंद्र की बात इसमें की जा रही है वो 95 वर्ष के हैं। उनके बारे में लेखक कहते हैं कि कभी बीमार ना पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावना पावन जैसा एक आवास उदास था। कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीप्ति दिख रहा है। मरीते चाइना आमी सुंदर भुवने, मानवेर माझे आमी बाची करे, चाई पर विश्व जगतेर माझ खने दौड़ाइया, बाजाई भी सौंदर्येर बसो। इनको याद कर लेना, कहीं पूछ लिया जाए। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। वही मुद्रा, वही अधमुदी आंखें, वही निर्वाह भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, और जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं, आत्मलीन आत्म संबोधन। क्या मान लें कि यह हारे को हरिनाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, यानी कि जो तन है ना वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मन है वो मन घूम रहा है अपनी पुरानी यादों में, पुस्तकालयों की मीटिंग कर रहा है ना, मतलब उसे वो सारी यादें हैं जो आ रही हैं। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, ये निराला का एक क्या है, पंक्ति है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? यह कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ, अभी कुछ माह पूर्व तक आंख, कान, दिल, दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरेण्य स्थिति है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज कल यहाँ वहां चले, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का अलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारे बंधन तोड़ चले। ठीक है, ये पंक्तियां देख लीजिए आप अच्छे से। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अनेक अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। बिल्कुल, आजकल की माताओं को कोई भरोसा नहीं है ना? सब नहीं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं। आत्म जागरण बनाम राष्ट्रीय जागरण। गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक निराला कवि है, इस बात पर जो तड़प रहे, आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है? आगे वही इनको पढ़ लेना। आगे संस्कृति और सौंदर्य, जो कि नामवर सिंह का निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है? नामवर सिंह की प्रमुख रचनाएँ, नामवर सिंह का मैंने शायद आगे लिखा नहीं है, लेकिन मैं इनका जन्म आपको बता देती हूँ। नामवर सिंह का जो जन्म है 1926 में हुआ था और 2019 तक ये बने रहे, ठीक है? 2019। नामवर सिंह की जो प्रमुख रचना है वो छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद-विवाद, संवाद। संस्कृति और सौंदर्य नामक जो निबंध है 1982 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। इसे दूसरी परंपरा की खोज नामक निबंध संग्रह में संकलित किया गया था। इसमें कुल 8 निबंध हैं, ठीक है? इसमें कुल कितने 8 निबंध हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत अस्वीकार का साहस, प्रेमा पुमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, त्वं खलुकृत व्योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी।
पुस्तक का जो समर्पण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम राशि और समान धर्मा फक्कड़ आधुनिक कबीर कहे जाने वाले प्रगतिवादी कवि नागा अर्जुन को 70 पार करने पर समर्पण है। भूमिका भूमिका क्या है इसकी? परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। परंपरा के समान ही क्या है? खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। ये पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी ना रहे। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें ना पंडित जी की कृतियों की आलोचना है, ना मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौंध गई थी। संभव है इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाए। उद्धरणों की बहुलता से प्रवाह में शायद बाधा पड़ी है, पर प्रमाण के लिए प्रवाह का त्याग क्षम्य होना चाहिए। सारांश क्या है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी किया है। इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ साथ अन्य विद्वानों जैसे कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, अज्ञे, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे आदि के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ द्विवेदी जी के पक्ष या विपक्ष में व्याख्यायित किया गया है। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है, जहां सौंदर्य विद्रोही का दूसरा नाम है। प्रमुख उद्धरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं, भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बदलाते बतलाते आ रहे हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आरती आर्य, ये पूछा जाता है, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल को लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसा कि अज्ञे जी ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे। ये पीवाईक्यू है। ठीक है? लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिस्र संस्कृति पर ही था, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसके संग्राहकर्ताओं को नहीं। आगे कहते हैं, वे यानी कि द्विवेदी जी की बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी मिस्र संस्कृति के वकील ना थे और न ही एक वकील की तरह उन्होंने अपने पक्ष के लिए इतिहास से कभी तथ्य बटोरे हैं। ये एक बार आप पढ़ लेना भाई, है ना। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म, ये भी ऊपर भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 में शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है। आगे देखते हैं। ये जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको इसलिए पूरा दिखा रही हूँ, आप इनको पढ़ लेना है, काफी लंबा है ना। विचार और वितर्क 1945 में इसकी भी बात यहाँ पर की गई है, जो कि हजारी जी का है। आगे, वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे, उन्हें उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने को मौलिक चेष्टा है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को ही प्रसय देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है, पक्कुलस और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। आगे, वे लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की ही देन बतलाते हैं। वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती,
वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। पहला सूत्र है कि सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य ग्रंथावली अ, ये लिखा हुआ है उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। द्विवेदी जी के लालित्य मीमांसा के तीसरा सूत्र यही है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की सृष्टा का परिणाम है। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंत स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। ये 1982 में लिखा गया निबंध है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक तो आपको कर ही लेना है। जो बच्चे नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। अगर हिंदी साहित्य के नोट्स आप लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8273 842391 पर। ठीक है, हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएँगे और आगे जल्दी ही हम इस यूजीसी नेट के लिए भी कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट बैच लेकर के आएँगे, जो बिल्कुल एकदम बहुत ही नेट जेआरएफ अगर आप करना चाहोगे तो आपका हो जाएगा। केवल एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिल जाएँगे। ठीक है, तो जल्दी हम इसको 1-2 दिन में लॉन्च करेंगे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर देना भई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।